नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। उम्मीद करता हूं कि सभी एकदम अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम प्राचीन इतिहास की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और प्राचीन इतिहास में भी बात करें तो आज जो हमें पढ़ना है मगध साम्राज्य पढ़ना है। और मगध साम्राज्य के अंदर कुछ महत्वपूर्ण वंश होते हैं। जितना मैं आपको पढ़ा कर चल रहा हूँ, जितना समझा कर चल रहा हूँ, आप उतने पर अच्छे से फोकस करके चलिएगा और उम्मीद करिएगा कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो सबसे बेस्ट पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा बेस्ट हो नहीं सकता। यानी कि मगध साम्राज्य को जिस अंदाज में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, आप उसी अंदाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मगध साम्राज्य के अंतर्गत आपको जो पढ़ना होता है, जैसे कि आप यहां पर कुछ ऐसे शासकों या वंशों को पढ़ेंगे, जैसे कि आप जानते हैं शिशुनाग वंश होता है, जैसे यहां पर हर्यक वंश होता है, जैसे यहां पर नंद वंश होता है। ऐसे बहुत सारे वंशों को पढ़ेंगे और उन वंशों से जो प्रश्न आ रहा होता है उसे हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मगध का उत्कर्ष। यानी मगध जो है वो किस तरह से बना, मगध जो था वह क्या था, और मगध के बारे में आज हमको पढ़ना होगा। प्यारे दोस्तों, जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को, जिस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मगध का उत्कर्ष। देखिए, मगध के बारे में अगर हम बात करें तो मगध के बारे में नहीं, हम कह सकते हैं 16 जो महाजनपद हुआ करते थे। कितने? 16 महाजनपद भारत के अंदर पाए जाते थे। और जो 16 महाजनपद हैं, ये आप जानते हैं कि एक यहाँ पर सूत्र है जिसे आप भगवती सूत्र कहते हैं, और अंगुत्तर निकाय। ये भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दो ग्रंथ हैं, जिनसे यहाँ पर यह पता चलता है कि 16 महाजनपद भारत में हुआ करते थे। और उन 16 महाजनपदों को जब हम पढ़ना आरंभ करते हैं तो यह भी पाया जाता है कि 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद तो अकेले उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। तो आपको जो आज पढ़ना है यह समझिएगा कि उनमें से एक महाजनपद को आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम रहने वाला है मगध। और मगध के बारे में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो मगध के बारे में जो वंश इस पर शासन करेंगे, इसकी राजधानी कहां रही है और इस पर किस किस ने शासन किया है, आखिरकार इसकी स्थिति क्या रही थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। यानी भारत के अंदर प्राचीन काल में कितने महाजनपदों के बारे में बताया गया है? 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अंतर्गत यह 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है वह कौन सा रहने वाला है? वह हमारा मगध सबसे शक्तिशाली यहां पर महाजनपद रहने वाला है। आप जानते हैं कि मगध के संस्थापक जो हुए हैं वह बृहद्रथ को माना जाता है। यानी कि बृहद्रथ के बारे में यहां पर कहा जाता है कि मगध के संस्थापक बृहद्रथ रहे हैं और यह इस मगध साम्राज्य के एक शासक यहां पर रहे थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम जानते हैं कि मगध के बारे में जब इसके हम उदय का कारण जानते हैं, यानी कि मगध का उदय जो हुआ है वो किस तरह से हुआ है, और मगध अगर शक्तिशाली था तो वह किस तरह से शक्तिशाली था। अगर मगध के शक्तिशाली होने के पीछे मैं कारण करूं कि मैंने कहा कि मगध 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था, तो आप कहेंगे सर मगध ही क्यों सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था? तो पहली बात तो यह है प्यारे दोस्तों कि मगध जो हुआ करता था, जो 16 महाजनपद थे, उन 16 के 16 महाजनपदों में अगर हम मगध की स्थिति को देखें, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मगध की अभी मैं स्थिति आपको बताने वाला हूं कहां पर मगध था, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि मगध की जो स्थिति रही थी वो ज्यादातर ऐसी जगह पर रही है जहां पर ज्यादातर महाजनपदों का रास्ता वहां से होकर गुजरता था। और जब ज्यादातर महाजनपदों का रास्ता वहां होकर मगध से होकर गुजरता था तो कहीं ना कहीं इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर रास्ता किसी राज्य से होकर गुजरता है तो वह राज्य उस समय प्राचीन काल में कहीं ना कहीं उन राहगीरों से टैक्स यानी कर यानी लूटपाट हर तरह से अपना यहां पर आधिपत्य उन लोगों पर जमा कर रखेगा जो उसके राज्य से होकर गुजरते थे। तो कहीं ना कहीं मगध के पीछे यानी कि जो शक्तिशाली होने के पीछे कारण था वह बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक कारण मुख्य अगर हम कहें तो रास्ता होना। दूसरा अगर मैं कहूं कि सर और डिटेल में बताने की कोशिश करूं कि अगर मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था तो आखिरकार क्यों? तो देखिए, मगध के शक्तिशाली होने के पीछे 3 कारण थे। एक था इसका आर्थिक कारण, मैं भी इसके बारे में बात करूंगा। दूसरा था इसका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण था क्या था सर, इसके बारे में भी बताऊंगा। और एक था इसका जो सबसे महत्वपूर्ण होता है भौगोलिक कारण। आखिरकार सर आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और भौगोलिक कारण। अगर आप आर्थिक कारण को देखिए प्यारे दोस्तों तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे प्रमुख चीज आर्थिक होती है। और आर्थिक कारण यह था कि मगध के समय मगध का जो आर्थिक स्थिति रही है वो बहुत ज्यादा अच्छी रही है। दरअसल आप छोटा नागपुर को अगर देखेंगे तो छोटा नागपुर के आसपास का जो क्षेत्र है
वो मगध से लगा हुआ करता था। और छोटा नागपुर जहां पर सबसे ज्यादा लोहा निकलता है, जो धातु है वह निकलने का काम करती है, और वो मगध के ही समीप हुआ करता था। आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर छोटा नागपुर के नजदीक मगध रहा है तो निश्चित सी बात है कि वहां पर जो वस्तुएं थी उनको जब खानों से प्राप्त होती हैं, प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं, तो प्रकृति से प्राप्त होने के बाद उन वस्तुओं को जब हम बेचने लगते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं सुधरने लगती है। यानी कि मगध की स्थिति को अगर हम देखें तो मगध के पास आर्थिक संपन्नता उसकी सबसे बड़ी ताकत की सबसे बड़ी यहां पर शक्तिशाली होने का कारण रहा है। राजनीतिक का कारण की बात करें तो प्यारे दोस्तों, मगध की आप अगर स्थिति को देखेंगे तो जो गंगा नदी होती है, इस गंगा नदी पर अगर हम बात करें, एक तरफ से एक नदी आकर मिलती है जिससे आप गंडक कहते हो, और दूसरी तरफ से एक और नदी आकर मिलती है जिससे आप यहां पर सोन कहते हो। दरअसल गंगा नदी में सोन और गंडक जहां आकर मिलती है वह क्षेत्र हुआ करता था मगध का क्षेत्र। अब जहां पर गंगा के अंदर गंडक और सोन नदी जैसी नदियां आकर मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र होगा कहीं ना कहीं जब नदियों के किनारे बसा हुआ होगा तो इसकी जो स्थिति रहेगी, राजनीतिक स्थिति यहां पर ताकतवर हो जाएगी। आप कहेंगे सर कैसे राजनीतिक स्थिति ताकतवर हो जाएगी? क्योंकि प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आप अपने आप को संपन्न तभी कर पाएंगे अगर आप सुरक्षित होंगे। और जो भी यहां पर नदियों के किनारे जो नदियां जिसको सुरक्षा देने का काम कर रही हैं, क्योंकि शत्रु के आक्रमण का भय कहीं ना कहीं कम हो जाता था जब मगध नदियों के आसपास रहता था। तो जब अपने आप को सुरक्षित मानते थे तो सुरक्षित होने की वजह से अपने आप को संपन्न करने के लिए आगे बढ़ जाते थे, और यहां पर कई बार मगध पर बहुत सारे राज्य भी यहां पर आक्रमण नहीं कर पाते थे। अगर भौगोलिक स्थिति को देखें तो जो मगध का प्यारे दोस्तों क्षेत्र रहने वाला है, इस मगध के क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया कि जो छोटा नागपुर पठार है, या दूसरा कहें कि जो नदियों के किनारे बसा हुआ ये मगध है, यह कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कारण रहता है कि मगध यहां पर शक्तिशाली बनकर उभरा है। आप फिर भी इतना ध्यान रखेंगे कि मगध के शक्तिशाली होने के पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं, उनमें से थोड़े से कारण मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आखिरकार मगध ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली इन 16 महाजनपदों में हुआ, तो आखिरकार क्यों हुआ। लेकिन अगर मगध सर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो अब हमको इस मगध के अंदर जो वंशों ने शासन किया है, आखिरकार मगध के वंश यानी मगध साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से वंश ने मगध यानी कि यहां शासन करने का काम किया है, उनका एक क्रम हमें अपने दिमाग के अंदर सेट रखना होगा। देखिए कई बार एग्जाम के अंदर क्या होगा कि आपको यहां पर यह क्रम ही पूछ लेता है कि मगध पर शासन करने का कौन सा क्रम रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले मगध पर शासन करने वाला अगर कोई वंश रहा है तो वो हर्यक वंश रहा है। हम हर्यक वंश के प्रमुख शासक हर्यक वंश ने कौन सी कहां राजधानी रखी और हर्यक वंश के संस्थापक आदि कौन थे, इसके बारे में जानेंगे। हर्यक वंश के बाद मगध पर शासन करेगा शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद यहां पर नंद वंश शासन करने का काम करेगा, और नंद वंश के बाद फिर यहां पर मौर्य वंश शासन करने का काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, पहले हर्यक वंश होगा, फिर शिशुनाग वंश होगा, फिर नंद वंश होगा, और फिर मौर्य वंश होगा। यह क्रम कई बार आपसे पूछ लेता है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर अंतर्गत यहां पर क्रम पूछ लेता है कि कौन से किस शासक ने पहले शासन किया, किस तरह से गुलाम वंश से शुरू होकर लोधी वंश तक आप पढ़ने का काम करते हैं। उसी तरह से यहां पर भी कई बार क्रम पूछ लेता है, जैसे कि जब हम मुगल काल को पढ़ते हैं तो मुगल काल में कई बार वंश पूछ लेता है कि बताओ हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर से पहले कौन था। ऐसे यहां पर भी अच्छी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि मगध पर शिशुनाग वंश के बाद किसने शासन किया, तो आप कहेंगे नंद वंश ने शासन करने का काम किया। यह क्रम आपके मस्तिष्क के अंदर सेट होना चाहिए, जो मगध के वंशों का क्रम रहने वाला होगा। प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे बात करते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं हर्यक वंश के बारे में, तो देखिए महत्वपूर्ण होता है हर्यक वंश, क्योंकि मगध के अंदर जो पहला वंश है वह कहलाया यहां पर हर्यक वंश, और मगध का जो प्रथम वंश है इस वंश को ही पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता का मतलब है कि यह पितृहंता वंश कहलाने के पीछे इसका एक कारण है। पितृ का मतलब होता है पिता, और हंता का मतलब है जो उसे खत्म कर दे, यानी कि इसको हर्यक वंश को पितृहंता वंश इसलिए कहा गया है कि इसके जो यहां पर शासक होंगे वो आखिरकार अपने पिता की हत्या करके और फिर गद्दी पर बैठने का काम करेंगे। इसलिए अपने पिता की हत्या करने की वजह से पिता को मारकर शासन प्राप्त करते हैं जब इसके बच्चे, तो इसीलिए इस वंश को एक नाम दिया गया और वह कहलाया पितृहंता वंश। आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो 1 नंबर का होता है कि यह बताइएगा निम्नलिखित में से किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। तो आप सबसे पहले इसी प्रश्न को ध्यान में रखेंगे कि हर्यक वंश जो होता है इसको पितृहंता वंश कहा जाता है, जिसके संस्थापक कौन होते हैं, जिसके संस्थापक बिंदुसार होते हैं। ध्यान रखिएगा बिंदुसार और बिंबुसार में
बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत रखिएगा, क्योंकि यहां पर लिखा है मैंने बिंदुसार। बिंदुसार हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पढ़ेंगे, अभी यहां पर आप बिंदुसार पढ़ेंगे और अनेकों परीक्षाओं के अंतर्गत यह प्रश्न यहां पर पूछा जाता रहा है। यानी कि जो हर्यक वंश रहा है प्यारे दोस्तों, इसके संस्थापक बिंदुसार रहे हैं। और ध्यान रखेंगे कि इन्होंने बिंदुसार ने जो हर्यक वंश की राजधानी है यह किसको बनाया है। देखिए, हर्यक वंश ने जो बिंदुसार है इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को बनाकर रखा है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी या मगध साम्राज्य की आरंभ में राजधानी कहां रही। आप कहेंगे मगध साम्राज्य की या हर्यक वंश के बिंदुसार ने अपनी राजधानी को राजगृह के अंतर्गत यहां बनाकर रखा। प्यारे दोस्तों, जब हम आगे बढ़ना आरंभ करते हैं तो आप समझेंगे कि जो बिंदुसार होंगे इन बिंदुसार के समय में ही यहां पर क्या हुआ है, दो राजवैद्य रहा करते थे। यानी कि अगर हम बिंदुसार के समय में देखें तो राजवैद्य का नाम हुआ करता था जिसको आप जीवक कहेंगे। और ये जीवक नाम के जो राजवैद्य थे, ये पहला प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए जीवक किसके समय में राजवैद्य हुआ करते थे। राजवैद्य का मतलब है जो किसी भी शासक के समय में राजवैद्य होता, मतलब वैद्य होता था, उसको उस शासक का राजवैद्य कहते थे। वैद्य मतलब डॉक्टर की तरह समझ सकते हैं। तो जो जीवक नाम का व्यक्ति है ये राजवैद्य रहा करता था बिंदुसार के समय में। और इस राजवैद्य ने जो बुद्ध एवं अवंती के राजा जो हुआ करते थे जिनका नाम था प्रोद्योत, इनकी सेवा करने का काम किया। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइएगा किस व्यक्ति ने बुद्ध के लिए यहां पर मतलब इनकी देखभाल है, इनको ठीक करने का काम किया था। तो बुद्ध एवं अवंती के राजा जो प्रोद्योत हुआ करते थे इनकी सेवा करने का काम यहां पर राजवैद्य जो जीवक है इसने किया था। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता रहा है कि जीवक किसके समय किसका राजवैद्य हुआ करता था। आप कहेंगे बिंदुसार का हुआ करता था। प्रोद्योत एवं बुद्ध की यहां पर सेवा करने का, देखभाल करने का काम यहां पर जीवक ने किया था। प्यारे दोस्तों, आगे जब हम जानते हैं तो ध्यान रखिएगा कि बिंदुसार ऐसे पहले व्यक्ति हुआ करते थे जो कि यहां पर जिन्होंने विवाह करके अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इनकी जो पहली पत्नी हुई है जिसका नाम हुआ करता था महाकोशला। क्या नाम हुआ करता था? महाकोशला। चलिए मैं इसको ठीक कर देता हूं। जिसका क्या नाम हुआ करता था? महाकोशला नाम हुआ करता था। आपसे पूछ लेगा कई बार प्रश्न की बताइए कि विवाह जो किए हैं यहां पर बिंदुसार ने कितने विवाह किए हैं। आप कहेंगे कि बिंदुसार ने कुल विवाह करने का जो संख्या है वो यहां पर 3 रहती है। यानी बिंदुसार ने 3 विवाह किए हैं। पहला है महाकोशला जो कौशल की राजा की यहां पर पुत्री रहने का काम करती है। दूसरा होता है जिसका नाम है चेलना। क्या? जिसका नाम है चेलना। और जो चेलना है वो किसकी राजकुमारी है? तो वैशाली की यहां पर राजकुमारी रहने वाली है। और तीसरा है यहां पर क्षेमा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि महाकोशला, चेलना और यहां पर ध्यान रखने हैं कि क्षेमा नाम की 3 राजकुमारियों से शादी करने का काम यहां पर बिंदुसार ने किया है। और बिंदुसार ने यहां पर शादी करके साम्राज्य विस्तार की नीति पर आगे बढ़ने का काम किया है। तो 3 शादी यहां पर बिंदुसार ने करने का काम किया है। ये आपको अपने मस्तिष्क के अंदर सेट रखनी होगी। उसके बाद प्यारे दोस्तों जो अगला शासक बनता है उस शासक को कहते हैं दरअसल अजातशत्रु। क्या नाम है? अजातशत्रु। दरअसल अजातशत्रु को आप एक और नाम से जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, कई बार पूछ लेता है कि बताइए किस व्यक्ति का नाम कुणिक हुआ करता था। क्या? किस व्यक्ति का नाम कुणिक हुआ करता था? तो अजातशत्रु का ही दूसरा नाम कुणिक हुआ करता था। और इस व्यक्ति ने क्या किया, जो बिंदुसार थे ये बिंदुसार का बेटा है। किसका? अजातशत्रु जो है ये बिंदुसार का बेटा है, बिंदुसार का नहीं, बिंबसार का बेटा है। और इस व्यक्ति ने क्या किया, 492 बीसी में अपने पिता की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठ जाता है। यानी कि आप ध्यान रखेंगे कि हर्यक वंश के अंतर्गत जो यहां पर बिंबसार की हत्या किया वो उसके बेटे ने ही की है। और इस बेटे का क्या नाम है? अजातशत्रु अथवा कुणिक इसका नाम होता है। और इसीलिए इस वंश को क्या कहा जाता है? हर्यक वंश को इसलिए पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। और आपसे हमेशा प्रश्न पूछता रहता है कि पितृहंता वंश से कहा जाता है। तो आप कहेंगे बिंदुसार को अजातशत्रु ने मारा, अजातशत्रु बिंदुसार का बेटा था, इसलिए इसको पितृहंता वंश, इस वंश को कहने का काम किया जाता है। आगे ध्यान रखेंगे वैशाली और काशी को जीतने का काम किसने किया? तो वैशाली और काशी को जीतने का काम अजातशत्रु ने किया। और अजातशत्रु ने भी अपना इस वंश के अंतर्गत अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया। लेकिन ध्यान रखेंगे जो आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जो मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाते समय बताया था कि प्रथम बौद्ध संगति किस समय में हुई, यानी प्रथम बौद्ध सभा किसके समय में हुई? आप जानते हैं अजातशत्रु, जो मैंने अकरवपक के नाम से याद कराया था। तो पहले यानी बुद्ध के महानिर्वाण
के बाद प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन अजात शत्रु के समय में हुआ है। यह बात आपको अपने मस्तिष्क के अंदर सेट रखनी है। अब देखिए, अजात शत्रु का बेटा हुआ जिसका नाम है उदयन। इस अजात शत्रु के बेटे को आप यहां पर उदयन या फिर उदयन के नाम से जानते हैं। यह क्या करता है, इसने अपने पिता की हत्या कर दी। यानी बिंदुसार की हत्या करने वाला उसका बेटा था जिसका नाम था अजात शत्रु, और अजात शत्रु की हत्या करने वाला व्यक्ति जो अजात शत्रु का बेटा था उसका नाम था उदयन। तो यानी कि बिंदुसार ने जो अपने पिता, बिंदुसार की हत्या अजात शत्रु ने की, और अजात शत्रु ने जो अपने पिता के साथ किया वही यहां पर उदयन ने अपने पिता के साथ कर दिया। यानी कि इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। दोनों के दोनों शासक ने, अजात शत्रु ने और उदयन ने, अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करने का काम किया है। यानी पिता की हत्या करके इस व्यक्ति ने, उदयन ने गद्दी प्राप्त की। और यहां पर उदयन का जो पिता था उसका क्या नाम था, अजात शत्रु अथवा कुणिक इसके पिता का नाम हुआ करता था। जैसे कि मैंने कहा कि गंगा सोन गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। यहाँ पे आपसे प्रश्न अब पूछा जाएगा कि ये बताइएगा कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत वह कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र यहाँ पर नगर को बसाया। लेकिन मैं इसको छोटा इसलिए कर रहा हूं कि आपको जिससे समझ में आ जाए। आप ध्यान रखेंगे कि पाटलिपुत्र नगर को बसाने का काम यहाँ पर किसने किया है, उदयन ने किया है। और उदयन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यहाँ पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन था। आप कहेंगे उदयन जो था इसने अपने पिता की हत्या की, और पिता की हत्या करने के बाद पाटलिपुत्र नगर बसाया, और पाटलिपुत्र नगर को बसाकर इसी को अपनी राजधानी बनाने का काम किया। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत पाटलिपुत्र को राजधानी अपनी किसने बनाया, तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला जो व्यक्ति रहा है वह यहां पर उदयन रहा है। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को आराम से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखिए, हर्यक वंश के बाद अगर हम देखें तो हर्यक वंश के बाद पढ़ना होता है शिशुनाग वंश। कौन सा, हर्यक वंश के बाद पढ़ना होता है यहां पर शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन रहे हैं, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। जो वंश का नाम है शिशुनाग वही यहां पर संस्थापक रहे हैं, शिशुनाग। इन्होंने अपनी राजधानी को कहां रखा है, वैशाली। इनकी राजधानी कहां रही है, वैशाली इनकी राजधानी रही है। और शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया। यानी अवंती को मगध में मिलाने वाले शासक कौन थे, तो आप कहेंगे अवंती को मगध में मिलाने वाले शासक शिशुनाग थे। और इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना करके इस मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। लेकिन जब शिशुनाग वंश इस पर शासन कर रहे होते हैं तो ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि शिशुनाग वंश ने जब यहां पर शासन किया तो शिशुनाग के बाद अगले शासक आते हैं कालाशोक। और कालाशोक के बारे में वैसे तो आपको ज्यादा याद नहीं रखना, याद सिर्फ इतना रखना है कि इसने अपनी राजधानी को पुनः कहां पर भेजा यानी बनाया, तो पाटलिपुत्र को पुनः यहां पर कालाशोक ने अपनी राजधानी बनाया। और मैंने बौद्ध धर्म के अंतर्गत आपको बताया होगा कि कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। यानी मैंने आपको अच्छी तरह से एक ट्रिक याद कराई थी जब मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था, जो कि यहां पर रहने वाली थी अक अक रव पक। यानी मैंने आपको ये ट्रिक याद कराई थी जिसके अंतर्गत मैंने आपको सिखाया था कि 4 बौद्ध संगति होंगी, और 4 बौद्ध संगति भी यहां पर किसके समय में हुई हैं, आपको इस तरह से मैंने याद कराया था। तो जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वो किसके समय में हुई थी, तो दूसरी बौद्ध संगति यहां पर कालाशोक के समय में हुई थी। किसके समय में, कालाशोक के समय में हुई थी। यह आपसे पूछा जाता रहता है। और कालाशोक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी राजधानी को पुनः कहां पर बनाया, पाटलिपुत्र के अंतर्गत, जिसने अपनी राजधानी को बनाने का काम किया। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब आगे बढ़ते हैं तो आगे आते हैं नंदवंश। नंदवंश के अंतर्गत अगर हम प्यारे दोस्तों बात करें तो नंदवंश के अंतर्गत वैसे तो 10 इसके अंदर राजा रहे हैं, लेकिन नंदवंश के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण पढ़ेंगे हम महापद्मानंद को पढ़ेंगे। क्योंकि महापद्मानंद एक ऐसे शासक होंगे जो नंदवंश के यहां पर संस्थापक माने जाएंगे। क्योंकि इस महापद्मानंद में भी यहां पर नंद आएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि इसके अंतिम शासक जो घनानंद होंगे उनके नाम में भी नंद आएगा। यानी कि जो नंदवंश होगा, इस नंदवंश के शासक जो कहलाएंगे वो महापद्मानंद कहलाएंगे। और पहले और अंतिम शासक को सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से हमें पढ़ना होगा जब हम नंदवंश को पढ़ रहे होंगे। तो नंदवंश के अंतर्गत संस्थापक नंदवंश के कौन है, महापद्मानंद। और नंदवंश के अंतिम शासक कौन है, तो वह घनानंद कहलाएंगे। और उससे आगे की स्थिति को मैं आपको समझाने का काम करूंगा। भारत में प्रथम शासक जिसने
एक राम की उपाधि धारण की। आपसे यह प्रश्न पूछ लेता है कि भारत का ऐसा कौन सा एकमात्र शासक है, नंदवंश का महापद्मानंदी एकमात्र ऐसा शासक है जिसने यहां पर हम कह सकते हैं कि एक राम की यहां पर उपाधि धारण करने का काम किया है। इसके अलावा भारत ने के अंदर किसी ने भी यह उपाधि धारण इससे पहले या इसके बाद नहीं करी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो पुराणों के अंदर जो महापद्मानंद होते हैं, महापद्मानंद कौन है, तो आप कहेंगे सर नंदवंश के संस्थापक है। किसके? नंदवंश के संस्थापक हैं। महापद्मानंद को पुराणों में क्या कहा गया है? परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि महापद्मानंद को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है, जो आपके लिए इंपोर्टेंट रहता है। कई किताबों में यह प्रश्न दिया हुआ भी है और आपसे प्रश्न भी पूछता रहता है। लेकिन इसके बाद हम बात करें, इस व्यक्ति ने महापद्मानंद ने क्या किया? इसने कलिंग को जीतने का काम किया। कलिंग मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जो कलिंग है वो आप इस समय उड़ीसा के अंतर्गत समझिएगा, उड़ीसा के अंतर्गत। तो जो कलिंग को जीतने का काम किया है, बाद में आप जानते हैं कि कलिंग पर बहुत सारे आक्रमण होंगे, लेकिन कलिंग को एक बार महापद्मानंद ने भी जीता है। इसने कलिंग से क्या किया कि जैन अथवा कह सकते हैं जिनसेन की मूर्ति को मगध के लिए लेकर आया। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो कि जैन या फिर जिन्हें कहा जाता था जिनसेन की मूर्ति को कलिंग से मगध लेकर आया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है, तो आप कहेंगे महापद्मानंद ही ऐसा व्यक्ति था जो जैन अथवा जिनसेन की मूर्ति को मगध लेकर आया। कहां से? कलिंग से। यह प्रश्न अक्सर आपसे पूछा जाता रहा है, लेकिन आप इसे यहां पर अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, आप ध्यान रखेंगे कलिंग में इसने क्या किया? कलिंग में इसने एक नहर खुदवाई जिसका प्रमाण हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। यानी कि जो महापद्मानंद हुए हैं, इन महापद्मानंद नाम के शासक ने, जो कि नंदवंश के शासक हुए हैं, इन्होंने कलिंग के अंतर्गत जब कलिंग को यहां पर जीता तो दो काम आपको याद रखने हैं। पहला तो जो जिनसेन की मूर्ति होती है जैन की, उसको यहां मगध लेकर आए, पहला काम महापद्मानंद ने किया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि एक नहर खुदवाने का काम किया जिसका प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, जो खारवेल का यहां पर अभिलेख रहता है। तो आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत वह कौन सा शासक था जिसने यहां पर एक नहर कलिंग में खुदवाने का काम किया, या जिनसेन की मूर्ति को मगध लेकर आने वाला कलिंग से कौन था? तो वह महापद्मानंद नंदवंश के शासक रहेंगे। घनानंद नाम के व्यक्ति जो होंगे वो है इस नंदवंश के, किसके? नंदवंश के अंतिम शासक होंगे। और सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में जब होगा तो उस समय जो मगध साम्राज्य पर शासन करने का काम कर रहे होंगे वह कौन कर रहे होंगे? घनानंद कर रहे होंगे। ये मगध साम्राज्य शायद मैंने आपको पहले कभी जब पढ़ाया था तो जब नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन अब इसके अंदर जो मुख्य चीजें होती हैं, एकदम से क्रीम वाली चीजें जो होती हैं, वो मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। यानी मुख्य रूप से आप प्यारे दोस्तों ये कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत चीजें हो सकती हैं, जहां से सिकंदर के आगमन से पहले जो हमें चीज पढ़नी होती है। मतलब सिकंदर जब आक्रमण करेगा तो सिकंदर के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे और किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। घनानंद के बारे में थोड़ा सा वहां रोल आता है, तो घनानंद के बारे में रोल आने से पहले जो मगध साम्राज्य है इस पर किस किसने शासन किया है और किस क्रम में शासन किया है, और वह छोटे छोटे 2 4 6 राजा कौन कौन से हैं जिनसे हमेशा प्रश्न पूछता रहता है, तो वो मैंने आपको कवर कराने का काम किया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और जितना मैं मगध साम्राज्य के अंतर्गत मैंने आपको छोटी वीडियो में बता देने का काम किया है, विश्वास मानिएगा इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। नोट्स पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, पीछे का जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो होगा ये कि आप आगे का पढ़ते हुए जाएंगे और पीछे का सब कुछ गोल होता चला जाएगा। ये आपको बहुत बड़ी समस्या फिर आगे चल के उत्पन्न होगी। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को मैं इतना ही रखता हूं। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए विचार ये बनाया है कि YouTube पर मैं काफी दिन से वीडियो नहीं दे पा रहा था, तो मैं ये चाह रहा हूं कि YouTube पर मैं आपके लिए करंट अफेयर लेकर आऊं। यानी करंट अफेयर का मतलब ये होगा कि जो पर डे का करंट अफेयर होता है, और पर डे का करंट अफेयर का मतलब है कि 10 या 12 या 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो डेली के डेली कराए जाएं तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा, तो वो मैं आपके लिए कर दूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।